बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो एक बार फिर से जो है तो एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। तो और उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन जो हैं वो खैर आफ़ियत के साथ होंगे। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि जो स्टार्ट से मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं कि हमने सीरीज़ 1 का जो है तो आगाज़ किया हुआ था आपके पास, जिसके अंदर हम 10th क्लास फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स की बुक को जो है हमने वो उसके सॉल्यूशन स्टार्ट किए हुए हैं। कुछ यूनिट नंबर 1 आपको जैसे कि मालूम है प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, यूनिट 1 खत्म हो चुका है, कंप्लीट कर चुके हैं हम। आपके पास उसकी वीडियोज़ के अंदर भी कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए और उनका कंप्लीट यूनिट नंबर 1 का जो आपके पास सॉल्यूशन था वो अब मैंने अपनी जो वेबसाइट है जिसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, दी अमान अकेडमी, वहाँ पे भी अपलोड कर दिया था। आप वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यूनिट 1 कंप्लीट मेरा सॉल्व हुआ पड़ा है मैथमेटिक्स का। तो जो नए लोग जिस वीडियो को जब इस चैनल के ऊपर पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं और वो वीडियोज़ को मिस कर चुके हैं या उनको नोट्स अभी तक अवेलेबल नहीं हुए, तो आप वहाँ मेरी वेबसाइट पे जाएँ, नोट्स को डाउनलोड करें, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं जो नए बंदे हैं आपके पास। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैथमेटिक्स तो हम डेली बेस के ऊपर हम कोई ना कोई वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके पास, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, उसे प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपकी हेल्प आउट कर रहा हूँ। तो अब जो है वो थोड़ा-सा जो मैंने जैसे कि मैं भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट का हिस्सा हूँ आपके पास स्कूल के अंदर एज़ अ स्टडी इंचार्ज, मतलब वाइस प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। तो मैंने जो नोट किया है आपके पास, जो स्टूडेंट्स हैं उनको 10th क्लास की जो कंप्यूटर साइंस है, नेशनल बुक फाउंडेशन की बेसिकली, मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ, जो हमारे इदारे के अंदर जो पढ़ाई जा रही है। बेसिकली ये आपके पास कंप्यूटर साइंस बाय नेशनल बुक फाउंडेशन इनका जो आपके पास पब्लिशर है। तो मैंने जो नोट किया है कि स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग के जो चैप्टर्स हैं, बेसिकली 10th क्लास जो कंप्यूटर की बुक है, इट कंप्राइजेस ऑफ 7 डिफरेंट चैप्टर्स। तो जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 7 चैप्टर है, ये मोस्टली 85 टू 90% वो थ्योरेटिकल है। मेमोराइज़ेशन है, आपकी मेमोरी टेस्ट हो रही है, जितना आप याद कर पाएँगे उतना आपको इनसे बेनिफिट होगा। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड या टेक्निकल जो चीज़ें हैं कुछ आपके पास, वो प्रोग्रामिंग की जो चैप्टर्स है मिडल वाले 3 4, 5 एंड 6 आपके पास जो है, वो थोड़ा-सा डिफिकल्टीज़ उसमें बच्चों को जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे थे उनको समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना सीरीज़ 1 के साथ-साथ एक नई सीरीज़ 2 का भी आगाज़ किया जाए पैरेलल, ताकि दोनों पे मैं वीडियोज़ अपलोड करता जाऊँ। एक साइड पे 10th क्लास मैथमेटिक्स को हम सीरीज़ 1 में डिस्कस करते रहेंगे आपके पास, और जो सीरीज़ 2 जिसका आगाज़ अभी आज से होने जा रहा है आपके पास, इसके अंदर मैं 10th क्लास कंप्यूटर साइंस बाय फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन का जो आपके पास सिलेबस है, वो भी आपके पास उसके प्रोग्रामिंग के जो यूनिट्स है वो मैं कवर कराऊँगा, ताकि स्टूडेंट्स की मैथ्स के साथ-साथ कंप्यूटर रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग की क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आंसर कर सकूँ। सो without any delay, let's start the first video, very first video of our series number 2, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है, तो उसका हम स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 3 से जो है बेसिकली मैं आपके पास इस सीरीज का आगाज़ करूँगा। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जैसा कि आप सबको मालूम हो चुका है कि हम इस चैनल के अंदर अपनी सेकंड सीरीज़ का जो है तो वो आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम 10th क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन कंप्यूटर साइंस की जो प्रोग्रामिंग के चैप्टर्स हैं 4, 5 एंड 6 उनको डिस्कस करेंगे। तो आज इस सीरीज़ 2 की हमारी पहली जो है वीडियो होने जा रही है। तो लेक्चर नंबर 1 है हमारा और चैप्टर नंबर 4 है एंड सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, एज़ यू ऑल नो दैट कि हम डेली लाइफ के अंदर भी अगर देखा जाए तो जब डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट जो है तो वो उसके सॉल्यूशंस, एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम चूज़ करते हैं कि हमने किस सॉल्यूशन की तरफ जाना है, इस ये काम करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे करेंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा, ये काम करेंगे तो ऐसे रिज़ल्ट आ जाएगा। तो सेम गोज़ विद द कंप्यूटर एज़ वेल कि जब प्रोग्राम हम बनाते हैं तो बाज़ गॉट हमारे पास जो है कंडीशन के बेस के ऊपर हमने क्या करना होता है, आइदर ट्रू है या फॉल्स है, उसके ऊपर हमने कोई आउटकम या कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी होती है डिपेंडिंग ऑन द गिवन कंडीशन। तो मतलब कि कंडीशन ट्रू होगी तो फिर आपके पास रिजल्ट ऐसे आना चाहिए, आपके पास ये स्टेटमेंट चलनी चाहिए। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, फॉल्स आ रहा है रिजल्ट हमारे पास, तो फिर उस केस में हमारे पास क्या आउटपुट आनी चाहिए। तो ऑल दीज स्ट्रक्चर आर कंट्रोल्ड बाय कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो 10th क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन में जो हमारे पास सबसे पहली जो स्टेटमेंट है जो यूज़ की जाती है, जो आज हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, उसकी डिफाइन करेंगे, उसका जनरल सेंटेंस लिखेंगे एंड फ्यू एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा यहाँ पे इस वीडियो के अंदर। तो सब
सबसे पहली जो स्टेटमेंट है कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर या कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोला जाता है, दैट इज इफ स्टेटमेंट। क्या है बच्चे? सबसे पहली स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट है, जो हमारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन। और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि वेन एवर वी हैव टू एग्जीक्यूट ओनली आर सिंगल choice on the basis of a given condition, we can take the help of if statement। तो आप बच्चे याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर जब कोई भी स्टेटमेंट को आप पूछा जाता है कि डिफाइन करें व्हाट इज इफ स्टेटमेंट, व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट, etc, then you have to write your answer within 3 steps। first of all you have to define your statement। डेफिनेशन बताएं आपके पास क्या है। लेट्स सपोज अगर ये स्टेटमेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आई है, इट विल कंटेन 3 मार्क्स। तो वो 3 मार्क्स आपके पास एक डेफिनेशन का हो जाएगा, एक जनरल फॉर्मेट का हो जाएगा और एक एग्जांपल का हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ ए स्टेटमेंट? आप बुक से भी देख सकते हैं, बुक के अंदर भी रिटर्न है, मैं आपको अपने अल्फाज में वर्डिंग में लिखवा देता हूँ। तो व्हाट इज इफ स्टेटमेंट? सो बेसिकली व्हेन एवर वी हैव टू एग्जीक्यूट a single choice, कि जब भी हमें एक चॉइस को एग्जीक्यूट करना होता है सेट ऑफ स्टेटमेंट में, ऑन द बेसिस ऑफ, किसकी बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास आगे अगर चॉइस हमारे पास एक ही है उस कंडीशन से रिलेटेड और उसको हमने चलाना है, तो इट इज बेस्ट फॉर अस टू यूज यस इफ स्टेटमेंट। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई बच्चे कि वेन एवर वी हैव टू एग्जीक्यूट अ सिंगल चॉइस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन, कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है एक सिंगल चॉइस चूज करने के लिए, सिंगल चॉइस मेक करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन गिवन कंडीशन, सो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो ये डेफिनेशन हो गई। देन सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू इंक्लूड इन योर आंसर, वो होगा सेंटेक्स। किसको लिखने का तरीका क्या है? जनरल फॉर्म। जैसे आपने मैथ्स के अंदर डिफरेंट आइडेंटिटीज पढ़ी है, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ये जनरल फॉर्म है, जेनेरिक है। क्वेश्चंस के अंदर a और b को कोई भी वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकती है, जैसे a की जगह 3x, b की जगह 2y आ सकते हैं, तो 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन जाएगी। तो सेम इफ स्टेटमेंट आपके पास प्रोग्राम के अंदर तो डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से वेरिएबल्स इनपुट करने हैं, हमारे पास क्या सिचुएशन है। लेकिन जनरल फॉर्म, उसकी जो आउटलुक होगी, आपके पास व्यू होगा, वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आप जो स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर उसका नाम लिखेंगे। तो जैसे करंटली वी आर डिस्कसिंग इफ स्टेटमेंट, तो मैंने सबसे पहले यूज किया इफ लगाएंगे हम, देन विद इन स्मॉल ब्रैकेट्स वी हैव टू राइट द कंडीशन। ये इफ के आगे वो कंडीशन लगाएंगे कि क्या वो कंडीशन है, वो क्या चीज है आपके पास की जो एग्जीक्यूट हो, पहले चेक हो, और अगर वो ट्रू है आपके पास सही है, तो फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट इफ के अंदर ये जो ब्रेसेस है, लेफ्ट ब्रेसेस, इससे बॉडी स्टार्ट होती है इफ की, बॉडी ऑफ इफ। इसके अंदर अब वो डिपेंड करेगा प्रोग्राम में क्या लिखना है, जो ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी जो जो आपके पास है, वो यहाँ पे हम इस कंडीशन के ट्रू होने पे इफ के साथ जहाँ जो कंडीशन लगाई होगी आपने, अगर वो ट्रू है तो तब कंट्रोल जो है इफ की बॉडी में जाएगा। ये ब्रेसेस के अंदर ये इफ का आपके पास बॉडी है, इसके अंदर जो जो आपने कोई फार्मूला लगाना है, कोई स्टेटमेंट लगानी है, जो भी है, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप इफ की इस बॉडी के अंदर लिखेंगे। ठीक है जी। तो दिस इज द जनरल फॉर्मेट। First, you have to write the name of the condition, that is if. Within the brackets, you have to write your condition given in the question. And in this left and right braces, this is basically the body of a statement. You have to include, write all the statement within these brackets that should be executed if the given condition is true. तो एक ही चॉइस है, कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारे पास इसमें कंट्रोल जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, कुछ भी आउटपुट नहीं आती। बस एक आपके पास कंडीशन है कि चॉइस है, अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम चलेगा, कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम नहीं चलेगा, बिकॉज हम यूज कर रहे हैं इफ स्टेटमेंट। और इफ एक ही कंडीशन को, एक ही चॉइस को जो है वो एग्जीक्यूट करती है व्हेन द गिवन कंडीशन इज ट्रू। एंड द लास्ट थिंग इज कि जब भी आपके पास इफ स्टेटमेंट आ जाती है डिफाइन करने के लिए, मतलब उसके ऊपर आपने एक्सप्लेन करना है, तो पहले डिफाइन कर दिया, फिर सिंटैक्स लिख दिया, देन एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आर मस्ट। तो एग्जांपल्स मीन कि आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स बना के एक्सप्लेन करना है कि इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है। सो आई विल बी गिविंग यू, आई विल ट्राई टू गिव यू एज मैनी एज एग्जांपल एज आई कैन इन द वीडियो। तो सबसे पहले एक सिंपल सी एग्जांपल मैं लेता हूँ,
लेट्स सपोज आपका एक प्रोग्राम आ गया, क्वेश्चन आ गया कि राइट ए प्रोग्राम, कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें दैट, जो कि टेक्स इन मार्क्स ऑफ यूजर, के जो इस यूजर जो है आपके पास प्रोग्राम बनाने वाला है, जिसके लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है, वो मार्क्स इनपुट लेगा उससे, किसी भी पे कोई टेस्ट हुआ है, कोई एग्जाम हुआ है, उसके मार्क्स अपने इनपुट लेने हैं और हम उसको बताएंगे कि वो पास हुआ है या नहीं। तो राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स मार्क्स ऑफ यूजर एंड प्रिंट पास if passing marks are 33 and above। ठीक है बच्चे, तो ये इस क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा। कहते हैं राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें दैट टेक्स मार्क्स एज इनपुट। ये हमारे पास जो मार्क्स है ना, आपका ये जो वेरिएबल, ये हमारा इनपुट है, ये हमने यूजर से लेनी है वैल्यू। एंड प्रिंट, फिर हमने आउटपुट देनी है, ये प्रिंट करवाना है क्या, ये मैसेज कि स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है कि यू आर पास, या कोई भी मैसेज है, कंग्रेचुलेशन, मतलब मुबारक हो उसको, मतलब कि हमने एक मैसेज देना है कि भाई आप पास हो गए। कब, इफ पासिंग मार्क्स आर 33, और पासिंग मार्क्स ने बता दिए कि टेस्ट के अंदर 33 या 33 से ऊपर वाला जो है आपके पास, वो जो है वो पास है। तो हमने प्रोग्राम लिखना है इसके लिए। तो प्रोग्राम आपके पास जो है, नेशनल बुक फाउंडेशन जो 10th क्लास की है, वो सी लैंग्वेज को यूज़ करती है। तो सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम आपके पास, किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, रिगार्डलेस के क्या पूछा गया आपके पास, क्या बनाना है, तो जब भी प्रोग्राम आ जाएगा तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए आपके पास कि उसका जो जनरल स्ट्रक्चर है ना, सी प्रोग्राम बनाने का जो एक फॉर्मेट है आपके पास, वो चेंज नहीं होता। तो हर सी प्रोग्राम को जो स्टार्ट करते हैं, हमने सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगाने होते हैं, जिसमें हमारे पास हेडर फाइल्स आती हैं आपके पास, और मेन फंक्शन आ जाता है। देन बॉडी आपके पास जो सी लैंग्वेज की, वो हमने उसके अंदर जो अपनी जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लगानी है। लेकिन कोई भी प्रोग्राम है तो उसके अंदर ये जो हेडर फाइल्स है, जो अभी मैं लगवा रहा हूँ, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वाला जो पोर्शन है, वो हर प्रोग्राम में अपनी लाजमी मैंडेटरी शामिल करना ही करना है। तो प्री प्रोसेसर में जो हेडर फाइल लगाते हैं वो हैश से स्टार्ट होते हैं, ये हैश का जो सिंबल है। देन वी हैव टू इंक्लूड, हैश इंक्लूड वर्ड यूज किया जाता है, देन दिस करेक्टर लेस देन, एंड स्टूडियो डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच। अब स्टूडियो डॉट एच की व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टूडियो डॉट एच? बेसिकली स्टूडियो डॉट एच इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है जी। देन सेकंड हेडर फाइल दैट वी हैव टू इंक्लूड और प्रोग्राम इज मस्ट है, जो हमारे पास हुआ है हैश इंक्लूड लेस देन सिंबल conio डॉट एच। conio मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट। conio का फुल फॉर्म क्या है? con मीन्स कंसोल, I मीन इनपुट, O मीन आउटपुट और H मीन हेडर फाइल। So conio dot h console input output header file. Then we have to use in every program void main void। ये जो आपके पास है मेन फंक्शन है आपके पास। अब इससे आगे जो हम ब्रेसेस के अंदर, ये लेफ्ट ब्रेसेस से आपके पास बेसिकली हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब इसके अंदर ब्रेसेस में जो चीज़ लिखेंगे वो हमारी प्योरली डिपेंड करती है कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उसके मुताबिक हर क्वेश्चन में वो चेंज होता रहता है चीज़। लेकिन उसका भी एक फॉर्मेट फ्लो सेम है कि सबसे पहले आपको डिक्लेरेशन स्टेटमेंट सबसे पहले लिखनी होती है, जिसमें यू हैव टू डिक्लेयर ऑल द वेरिएबल्स। आपको वेरिएबल्स बनाने हैं जिनके ऊपर आपका पूरा प्रोग्राम बेस करेगा। उसमें इनपुट वाले वेरिएबल्स भी होंगे, जो आउटपुट वेरिएबल है वो भी उसी में आ जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहली जो मेन फंक्शन स्टार्ट होने के बाद लेफ्ट ब्रेसेस के बाद जो सबसे पहली लाइन में लिखा जाता है वो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। उसके नीचे हम जितना भी प्रोग्राम लिख रहे होते हैं वो बेसिकली उन्हीं वेरिएबल्स को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं कि इनको कैसे कंट्रोल करना है और उनको कंट्रोल करके हमने प्रोग्राम को डेवलप करना होता है। तो ये जो ऊपर मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं ना, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। ये क्या है आपके पास? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये मस्ट है आपको हर प्रोग्राम में यूज करना। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपके पास? ये मेन से पहले और बाद में जो वॉइड का वर्ड यूज लगाया गया, ये आपको मुझे बता रहा है कि बेसिकली ये प्रोग्राम आपको कोई आर्गुमेंट्स रिटर्न नहीं करेगा या कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा आपके पास। इस वजह से मैंने कोई डाटा टाइप नहीं लगाई इसके साथ। वॉइड का वर्ड लगाया जा रहा है कि दिस प्रोग्राम इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी वैल्यू टू द एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। अब यहाँ पे मुझे माइंड में रखना है अपने प्रोग्राम के क्वेश्चन को कि मुझे क्या बनाना है।
आई हैव टू राइट अ प्रोग्राम, मुझे एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें मैंने यूजर से क्या इनपुट लेना है, उसके मार्क्स, यूजर से मार्क्स इनपुट लेने हैं। तो इट मीन्स कि मेरा एक वेरिएबल हो गया, ये बन गया, मैं मार्क्स पूरा लिख लूँ या एम का वेरिएबल बना लूंगा जिससे मैं इंडिकेट करूंगा कि यहाँ पे यूजर के मार्क्स इनपुट होंगे। आउटपुट में मुझे सिर्फ एक स्ट्रिंग मैसेज देना है, एक मैसेज है, पास आया आपके पास, कंग्रेचुलेशन लिखा हुआ है, कुछ भी है तो वो स्ट्रिंग मैसेज है, उसमें कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं लग रहा, कोई सेव नहीं कराना, कोई आउटपुट नहीं है, जस्ट मैसेज प्रिंट करवा देना है। तो जब भी कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवाना होता है, कोई मैसेज एज इट इज देना है यूजर को, तो उसके लिए कोई वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो इट मीन्स कि ये पूरा प्रोग्राम मेरा एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करने से मेरा कंप्लीट हो जाएगा, और दैट आर मार्क्स, जो यूजर से इनपुट लेने हैं। तो अपनी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के अंदर आई जस्ट हैव टू मेक अ वेरिएबल फॉर टेकिंग द मार्क्स ऑफ द यूजर एज अ इनपुट। तो अब डाटा टाइप होती है बेसिकली तीन तरह का डाटा हो सकता है, एक इंटीजर टाइप का हो सकता है, एक फ्लोट टाइप का हो सकता है, और एक करेक्टर टाइप का हो सकता है। अब इंटीजर और फ्लोट दोनों जो आपके पास है ये डिजिट से रिलेटेड है। अगर तो मुझे होल वैल्यूज चाहिए, होल नंबर, जैसे 0 है, 1 है, 2 3 4 10 100 1000 एनीथिंग, जिसमें डेसिमल नहीं आ रहा, पॉइंट नहीं आ रहा आपके पास, तो वो इंटीजर डाटा टाइप कहलाती है, इंटीजर। और उसका जो आपके पास लिखने का तरीकाकार है, डाटा टाइप है आपके पास, वो है इंट। इंटीजर डिजिट्स विदाउट पॉइंट उनको बोलते हैं इंटीजर्स, इंट उसकी डाटा टाइप है। डेसिमल वैल्यूज 25.75 3.25 100.75 मीन्स कि ऑल दोज वैल्यूज दैट कंटेन डेसिमल पॉइंट, पॉइंट जिसमें आ जाता है, उसकी डाटा टाइप है फ्लोट। और करेक्टर सिंगल अल्फाबेट आइदर कैपिटल हो या स्मॉल हो, ए बी सी अप टू एक्स वाई जी, वो हमारी CHAR करेक्टर डाटा टाइप है उसको, और लिखा जाता है CHAR। ठीक है जी। तो इस स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर जो मैं मार्क्स इनपुट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि मेरे मार्क्स होल नंबर में होंगे, 33 से 100, पॉइंट वाली नहीं है। तो मैंने अपनी मर्जी की, आप फ्लोट भी लगा सकते हो, है तो डेसिमल ही है ना, मैं डिजिट्स ही आने हैं, मार्क्स डिजिट्स की फॉर्म में इनपुट होंगे, तो आपकी मर्जी है, चाहे इंट यूज करो चाहे फ्लोट यूज करो। तो मैंने यूज की इंट। और इसमें क्या है आपके पास, मार्क्स के लिए मैंने वेरिएबल बना दिया कैपिटल M, कि यूजर जो भी मार्क्स इनपुट करेगा आपके पास, सबसे पहले वो जाके इस M में सेव होंगे, फिर इफ कंडीशन इनको चेक करेगी, अगर वो 33 या इससे बड़े हैं तो पास प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज फेल प्रिंट हो जाएगा। तो अब देखें, एक ही वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करना था, तो और ये माइंड में रखना है कि सी लैंग्वेज की एक लाइन के अंदर आपके पास हर स्टेटमेंट में ना, एक स्टेटमेंट में, एक लाइन में एक कमांड दी जा रही होती है आपके पास। तो मेरे इस लाइन के अंदर फर्स्ट जो आपके पास थी, मेरी कमांड ये थी कि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करना था, वो हो गया। नाउ आई हैव टू मूव। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द शूट ऑफ दिस वीडियो मुझे पता नहीं चला, कैमरा जो है तो ऑफ हो चुका था, तो हाफ जो वीडियो है वो जो मैं आपको बता रहा था कि वेरिएबल हमने कैसे डिक्लेयर करना है, और ये बात चल रही थी हमारी कि सी लैंग्वेज का ये रूल है कि एक लाइन में या एक स्टेटमेंट में एक ही फंक्शन आप एक्सप्लेन करते हो, और जब आपने एक फंक्शन कंप्लीट हो जाता है और यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन, तो सबसे पहले अपने पहले फंक्शन को टर्मिनेट करना होता है, खत्म करना होता है। तो उसके लिए हम लगाते हैं लाइन टर्मिनेटर, सेमीकोलन। तो इधर तक जब हम पहुंचे तो हमारे पास कैमरा ऑफ हो चुका था। तो फिर जब दोबारा वीडियो शूट करने से पहले मैंने प्रोग्राम वगैरह दोनों जो एग्जांपल थी वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे यहाँ पे देखें, हम वो प्रोग्राम बना रहे थे कि एक प्रोग्राम लिखें ऐसा, राइटर प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें दैट जो कि टेक्स लेगा इनपुट, क्या चीज़, मार्क्स यूज़र के, और उस प्रिंट करेगा एक मैसेज उसके लिए कि आप पास हैं, मुबारकबाद का, कोई भी कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाए कि यू आर पास। कब, इफ कंडीशन देखनी है आपके पास कि अगर ये इनपुट मार्क्स 33 या 33 से अबव हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए हमने स्टार्ट किया था कि आपको हर प्रोग्राम में सबसे पहले प्री प्रोसेसर लगाने पड़ते हैं, जिसमें हेडर फाइल और मेन फंक्शन होता है। और हेडर फाइल स्टार्ट होती है हैश के सिंबल से और इंक्लूड के सिंबल से। तो हैश इंक्लूड ये दो हेडर फाइल हर एक में लगानी है। फिर लेस देन का सिंबल स्टूडियो डॉट एच स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है, और कोनियो डॉट एच कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है आपके पास। देन अब वेरिएबल डिक्लेयर हो गया था हमारे पास। नाउ वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ दिस m फ्रॉम द यूजर। तो यूजर को एक मैसेज तो देना पड़ेगा ना, ताकि उसको पता चले कि भाई मैंने क्या इनपुट करना है, क्या कमांड देनी है। तो यूजर को जो भी मैसेज देना होता है तो हम लिखते हैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है जी। तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट के लिए मैंने सबसे पहले लिखा प्रिंट एफ, फिर प्रिंट एफ का जो रूल है, सेंटेक्स है जो लिखा जाता है, वो स्मॉल ब्रैकेट से आपके पास स्टार्ट होता है, फिर डबल कोट्स लगाए जाते हैं, क्योंकि मैंने एक मैसेज देना है ना, जो फॉर एग्जाम्पल इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर मैं देखा जाऊँ तो मैं मैसेज दूंगा, प्लीज इंटर योर मार्क्स, प्लीज इनपुट योर मार्क्स। तो ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है ना, ये जो आपके पास जो पूरी स्टेटमेंट लाइन बोल रहा हूँ आपके पास, तो ये इसको बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में कि ये डाटा स्ट्रिंग डाटा टाइप है। इसको डबल कोट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा जाता है प्रिंट एफ के अंदर। तो इधर मैंने लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किए, इनपुट योर मार्क्स, ताकि यूजर को पता चले कि उसने अपने नंबर इनपुट करने हैं।
बस मैसेज कंप्लीट हो गया, स्ट्रिंग क्लोज करनी है, डबल कॉमा लगा दिया मैंने, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी, प्रिंट एफ खत्म हो गया ना, क्योंकि इसके अलावा कोई मैसेज प्रिंट एफ में मैंने नहीं देना। तो मैंने प्रिंट एफ स्टार्ट की थी, स्मॉल ब्रैकेट्स थे, खत्म कर दी स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर। अब प्रिंट एफ, इस प्रिंट एफ के अंदर मुझे और कोई मैसेज यूजर को नहीं देना और कोई कमांड नहीं देनी, तो जाहिर बात है एक और फंक्शन कंप्लीट हो गया मेरा सी लैंग्वेज का, इस प्रोग्राम का। तो मैंने इसको भी टर्मिनेट कर दिया सेमीकोलन लगा के। नाउ जब यूजर ये मैसेज स्क्रीन पे देखेगा ना कि इनपुट योर मार्क्स, तो वो कीबोर्ड से कोई ना कोई डिजिट प्रेस करेगा, अपने नंबर इनपुट देगा। अब वो नंबर जो इनपुट कर रहा है, तो क्या वो नंबर हमारे डाटा टाइप जो हमने फिक्स कर दी थी स्टार्ट की ऊपर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में कि इंटीजर होने चाहिए, पॉइंट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, पॉइंट के बगैर होल नंबर्स आने चाहिए, तो क्या वाकई यूजर ने जो कीबोर्ड से नंबर इनपुट किया वो होल वैल्यू है? तो पहले वो चेक करना है। तो अगर वो वाकई होल वैल्यू है आपके पास, तो फिर आपने इसको एड्रेस पता समझाना है, बताना है कि इस वैल्यू को किस वेरिएबल में जाके आपने सेव करवाना है। तो ये दोनों काम, फॉर्मेट चेक करना पहले और फिर उसको उस वेरिएबल तक पहुंचाना, ये सी में काम करता है स्कैन एफ। कौन सी स्टेटमेंट बचे? शाबाश, इनपुट स्टेटमेंट है स्कैन एफ। तो मैंने लिखा स्कैन एफ, इसका फॉर्मेट भी स्टार्टिंग क्या है, स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, फिर डबल कोट्स लगाए जाते हैं। डबल कोट्स के अंदर आपने जितने वेरिएबल की वैल्यूज इनपुट ली हैं, जैसे इस केस के अंदर तो हमने एक ही वेरिएबल इनपुट लिया है ना, अगर आपने 2 या 3 इनपुट लिए हैं तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाओगे कॉमा लगा के। जैसे मैंने %d लगाया, एक वेरिएबल है, अगर 3 होते तो %d कॉमा %d कॉमा %d और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो यहाँ पे एक ही मार्क्स इनपुट लेने हैं, तो मैंने एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया %d। क्यों? इंटीजर डाटा टाइप का फॉर्मेट होता है %d, इंटीजर का होता है %d, फ्लोट पॉइंट वाली वैल्यूज को होता है %f, ABC स्मॉल या कैपिटल आपके पास जो सिंगल ABC आती है, स्ट्रिंग नहीं, सिंगल अल्फाबेट करेक्टर CHAR, उसका होता है %C। तो स्कैन एफ वो पहले उसने चेक कर लिया कि वाकई ये %d मतलब इंटीजर टाइप का डाटा है, और फिर उसने ये आगे फॉर्मेट जब सेट हो गया, इन्वर्टेड कॉमा से डबल कोट से बाहर आएगा, कॉमा लगा हुआ है, अगली कमांड क्या है, %साइन। ये जो एंड का सिंबल है ये है %साइन, ये एड्रेस ऑपरेटर कहलाता है। इस %साइन के साथ जो वेरिएबल लिखा हुआ होगा ना, आप जो टाइप करोगे उसी में वो जाके ये %d में जो वैल्यू सेव पड़ी है ना इधर अंदर, वो उसी में जाके फेंक देगा, मेमोरी में सेव करा देगा। तो मैंने ये जो वेरिएबल डिक्लेयर कराया था m, उसके लिए वैल्यू मैं इनपुट ले रहा हूँ, तो मैंने %साइन के साथ क्या लगा दिया, वेरिएबल m, कि जो वैल्यू आपने इनपुट ली है जिसका डाटा टाइप आपका फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है, m में जाके सेव करा दो। ठीक है जी। अब करना क्या, हमने मार्क्स हमारे पास इनपुट हो गए हैं, m में सेव हो गए। नाउ वी हैव टू लुक आइदर दीज मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। अगर तो वो 33 ईयर्स से बड़ा है तो हमने मैसेज प्रिंट करवाना है, हमने चलाना है प्रोग्राम को आगे, मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन, यू आर पास, ये मैसेज देने हैं। लेकिन अगर वो मार्क्स चेक करते हुए आपके पास 33 से लेस आ गए हैं, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि हम इफ को यूज करके प्रोग्राम बना रहे हैं और इफ ए की चॉइस को जो है तो वो एग्जीक्यूट करता है। तो फिर मैंने लगाया इफ स्टेटमेंट, एम के अंदर जो मार्क्स पड़े हैं आपके पास वो चेक करेगा, इफ द मार्क्स दैट आर इनपुट इन स्कैन एफ वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 33 हैं, तो फिर इफ की बॉडी में आ जाएगा। सेंटेक्स अब आप माइंड में रखिएगा जो हमने पढ़ा है कि इफ का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है लेफ्ट ब्रेसेस से, इधर प्रिंट एफ, एक मैसेज देना है कंग्रेचुलेशन और पास, दो अलग अलग मैसेज देने हैं। तो पहले मैंने प्रिंट एफ लगाया। प्रिंट एफ का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, स्मॉल ब्रैकेट होती है, फिर डबल कोट्स लगते हैं अगर आपने सिर्फ कोई स्ट्रिंग पास करवानी है। तो मैंने स्ट्रिंग लिखी कंग्रेचुलेशन। अब इसको स्ट्रिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें डिफरेंट करेक्टर, एक ही करेक्टर मिलके एक वर्ड बना रहा है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। C एक करेक्टर, O एक करेक्टर, G और A से लेकर N तक डिफरेंट करेक्टर हैं, मिलकर इन्होंने एक स्ट्रिंग बना दी, और इस स्ट्रिंग को मैंने डबल कोट्स में क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, प्रिंट एफ की सेमीकोलन, लाइन टर्मिनेटर। देन एक और प्रिंट एफ, जैसे ये मैसेज स्क्रीन पे आएगा तो नेक्स्ट लाइन के ऊपर, तो मैंने प्रिंट एफ लगाया, स्मॉल ब्रैकेट लगाई, इन्वर्टेड कॉमास लगाए, एस्केप सीक्वेंस यूज किया, \n, जो ये बताएगा कि ये जो आगे अब मैसेज में टाइप करने जा रहा हूँ, जो स्ट्रिंग में पास कर रहा हूँ, वो प्रीवियस स्ट्रिंग से नेक्स्ट लाइन पे आनी चाहिए। तो ये \n गोइंग टू द न्यू लाइन, पास प्रिंट हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, स्ट्रिंग खत्म, ब्रैकेट क्लोज, प्रिंट एफ खत्म, लाइन टर्मिनेटर, ये फंक्शन खत्म। देन इसके अलावा कोई मुझे इफ स्टेटमेंट के अंदर कोई मैसेज नहीं देना, तो इफ की बॉडी को मैंने खत्म करना है। तो इफ बॉडी लेफ्ट ब्रेसेस से स्टार्ट हुई थी तो राइट ब्रेसेस पे करली ब्रैकेट पे खत्म हो जाएगी आपके पास, और जैसे ही ये राइट ब्रेसेस क्लोज करूंगा मैं, तो इफ की बॉडी खत्म होकर दोबारा मेन फंक्शन में मैं वापस आ जाऊंगा। जो लेफ्ट ब्रेसेस मैंने मेन फंक्शन की स्टार्ट की थी ना आपके पास, ये यहाँ पे आपके पास ये अभी क्लोज नहीं हुई, तो इट मीन्स कि हम जब ये क्लोज हुई है ना इफ की जो बॉडी, तो हम वापस मेन फंक्शन में आ गए। तो अगर तो कोई और कमांड क्वेश्चन में दी होती कि आप मेन में ये टाइप भी करो इफ चलाने के बाद, तो फिर हम लिख देते, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर पार्ट में कुछ भी नहीं करना हमने। तो जब बॉडी इफ की बॉडी से निकलने के बाद आपके पास कुछ भी ना हो एग्जीक्यूट करने के लिए, तो लगाया जाता है गेट करेक्टर, और स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, स्मॉल ब्रैकेट साथ ही क्लोज, और सेमीकोलन, लाइन टर्मिनेटर, और फिर राइट ब्रेसेस के साथ मेन फंक्शन की जो स्टार्ट किया था ओपनिंग,
वो यहाँ पे क्लोज हो गई और प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चे, आई होप को आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि इफ स्टेटमेंट को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो जल्दी से क्विकली हम एक और जो है तो इसका प्रोग्राम मैंने लिख रखा है, आपके लिए टाइप कर दिया है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो रिमेनिंग इसके अलावा आप अपनी मर्जी के खुद ही प्रोग्राम बना के उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा इसी। तो मैंने दूसरा जो प्रोग्राम यहाँ पे लिख रखा है वो है राइट अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम लिखें दैट इनपुट अ नंबर, जो एक वैल्यू यूजर से इनपुट लेगा, एंड और प्रिंट इट ऑन स्क्रीन अ मैसेज, और वो स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज देगा। क्या मैसेज? दैट इट इज अ इवन नंबर, कि ये इवन नंबर है। इफ दिस इज अ इवन नंबर, एक्चुअली अगर वो वाकई इवन नंबर है आपके पास, तो फिर स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज देना है कि यू एंटर इवन नंबर, इट इज अ इवन नंबर, या एनीथिंग यू वांट टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। तो मैंने स्टार्ट किया, आपने वही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सबसे पहले लगाने हैं। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और वॉइड मेन वॉइड फंक्शन लगा दिया आपके पास, और फिर मैंने लेफ्ट ब्रेसेस से मेन फंक्शन स्टार्ट किया। तो इस स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर जो मुझे वेरिएबल सबसे पहले डिक्लेयर करने हैं, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट सबसे पहले होती है आपके पास, बाकी प्रोग्राम उसी वेरिएबल को कंट्रोल कर रहे होते हैं जो हमने डिक्लेयर किए होते हैं। तो मैंने देखा कि मुझे एक इनपुट लेना है नंबर। अब ये नंबर मैंने इनपुट लेना है, तो इस नंबर के लिए मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए। और इवन नंबर हम बेसिकली देख रहे हैं ना, तो इवन नंबर पॉइंट में तो नहीं होते, सारे होल नंबर होते हैं। तो मैंने डाटा टाइप लगा दी इंटीजर, कि मुझे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल तो बनाना है, वो नंबर जिसमें वो यूजर अपनी मर्जी की वैल्यू इनपुट करेगा। इससे आगे जो आपके पास है प्रिंट अ मैसेज ऑन स्क्रीन, मुझे स्क्रीन के ऊपर सिर्फ क्या करना है, एक मैसेज देना है, स्ट्रिंग पास करवाना है। कोई मैथमेटिकल फार्मूला, कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, तो मुझे और वेरिएबल बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो डिक्लेरेशन सिस्टम खत्म हो गई, एक ही वेरिएबल बनेगा, मैंने लाइन टर्मिनेटर लगा दिया। अब मुझे यूजर को मैसेज देना है कि भाई कोई नंबर इनपुट करो कीबोर्ड से। तो मुझे किसकी मदद से मैं यूजर को मैसेज देता हूँ? प्रीवियस प्रोग्राम में हमने क्या किया था? यस एग्जैक्टली, प्रिंट एफ की मदद लेते हैं। तो मैं लगाऊंगा प्रिंट एफ, देन प्रिंट एफ स्टार्ट होती है स्मॉल ब्रैकेट से, फिर क्योंकि इसमें मैंने स्ट्रिंग लिखना है कि इंटर अ नंबर इंटर वैल्यू, ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में लिखी जाती है। तो डबल कोट स्टार्ट किए, मैंने स्ट्रिंग लिखी इंटर अ नंबर, स्ट्रिंग कंप्लीट, डबल कोट से स्ट्रिंग को खत्म कर दिया। फिर और प्रिंट एफ में मुझे कोई मैसेज नहीं देना, तो जो मैं प्रिंट एफ स्टार्ट की थी मैंने स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर दी, लाइन टर्मिनेटर लगा दिया। नाउ जब यूजर ये मैसेज देखेगा ना स्क्रीन के ऊपर इंटर अ नंबर, तो ऑब्वियसली बात है कि वो कीबोर्ड से कोई वैल्यू इनपुट करेगा, कोई डिजिट दबाएगा, प्रेस करेगा। तो उस डिजिट को देखना कि क्या ये जो डिजिट जो वैल्यू आई है, क्या जो फॉर्मेट हमने फिक्स किया था उसी से फॉर्मेट मिलती जुलती आई है, कहीं फॉर्मेट गलत तो नहीं होगा। तो इंटीजर थी, इंटीजर का फॉर्मेट हम पढ़ चुके हैं, हमेशा क्या लगाया था? %d। अगर मेरी पॉइंट की वैल्यू नहीं है तो एक्सेप्ट कर लेगा। अब एक्सेप्ट तो कर ली उसने, यहाँ पे मैंने लगा दिया स्कैन स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट की इन्वर्टेड कॉमा में एक ही वैल्यू आ रही तो एक ही फॉर्मेट लगा दिया। अब कॉमा लगा के बाहर मुझे बताना है कि ये आपके पास जो वैल्यू स्कैन के अंदर आई है किस वैल्यू तक किस वेरिएबल में सेव करानी है। तो मुझे पहले परसेंट सिंबल है, परसेंट मतलब वो एंड का सिंबल जो आपने पढ़ते हो कीबोर्ड के ऊपर नजर आता है एंड, इसको एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। इसके साथ जो वेरिएबल लिखा जाता है वो वैल्यू स्कैन के अंदर जो सेव पड़ी होती है ना डबल कोट्स के अंदर, वो इसमें जाके सेव हो जाती है मेमोरी में। तो मैंने लगा दिया ए, तो वैल्यू ए में सेव हो जाएगी। अब हमने कंडीशन चेक करनी है कि आया ये ए इवन नंबर है या नहीं है। तो हमारे पास मैसेज पड़ा है कि प्रिंट करवाने इट इज इवन, नहीं है तो कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं होना चाहिए, प्रोग्राम स्टॉप हो जाना चाहिए। मैंने लगाई इफ कंडीशन चेक करेगी इसको कि एक ही चॉइस है इफ का सेंटेंस था स्मॉल ब्रैकेट, फिर किस वेरिएबल पे इफ लग रही है? ए के ऊपर। तो हमने लिखा ए, ये एक्सक्लेमेशन मार्क चेक करता है रिमाइंडर को, कि इफ ए रिमाइंडर 2 के डिवाइड करने के बाद ए 2 का रिमाइंडर इक्वल टू किसकी इक्वल आ रहा है? 0 के। तो ये मैंने डबल इक्वल क्यों लगाया है कि जब भी किसी वैल्यू को कोई फिक्स वैल्यू देनी होती है कि इस वेरिएबल की यही वैल्यू होनी चाहिए, कि यही हो तो कंडीशन ट्रू है, तो हम लगाते हैं डबल इक्वल टू। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि वेरिएबल में कोई वैल्यू आप आ सकती है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज हो सकती है, कभी 10 कभी -5 कभी 2, तो फिर सिंगल इक्वल लगाया जाता है जो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, कि हम इस वैल्यू को इस वेरिएबल को ये वैल्यूज असाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने फिक्स करना है कि ए और 2 का रिमाइंडर सिर्फ क्या होना चाहिए? अगर इक्वल टू 2 है तो कंडीशन ट्रू है, मतलब वो इवन है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ 12, स्कैन एफ के अंदर मैंने जब वो मेरे पास मैसेज आया था स्क्रीन पे इंटर अ नंबर, मैंने इनपुट किया 12, स्कैन एफ ने ए के अंदर 12 सेव करा दिया, ए में क्या सेव हो गया? 12। तो जब यहाँ पे आएगा कंडीशन में ए की जगह क्या सेव है? 12 रिमाइंडर 2, 12 को 2 से डिवाइड करो क्या आता है? 2 6 12, रिमाइंडर क्या आ रहा है? पूरा पूरा डिवाइड हो गया 0। इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो गई, तो मेरा मैसेज आ जाएगा इट इज अ इवन नंबर, या आपने जो नंबर इनपुट किया था वो इवन है। लेकिन लेट्स सपोज जब स्क्रीन पे मैसेज आया था इंटर अ नंबर, मैंने इनपुट नंबर किया कीबोर्ड से 17 सेव हो गया ए में। तो अब देखो 17 रिमाइंडर 2 को 17 से डिवाइड करें क्या आता है? 2 8 16, 1 नीचे रिमाइंडर आ जाता है, रिमाइंडर 1 आया, 0 नहीं आया, कंडीशन फॉल्स है, अब प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है जी। तो कंडीशन ट्रू होने की सूरत में ये ब्रेसेस में आएगा, मैसेज प्रिंट करेगा इट इज इवन, वो क्लोज हो जाएगा, प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
आई होप कि आपको ये वीडियो जो है इसकी मदद से काफ़ी हेल्प आउट हुई होगी कि हाउ वी कैन यूज़ इफ स्टेटमेंट। हम प्रोग्राम को जो आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस को जब जिनमें सिंगल चॉइस गिवन होती है हम इफ स्टेटमेंट की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप अपने माइंड से खुद सोच कर खुद ही आप क्वेश्चन बनाएं, खुद ही उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आई होप कि आपको आज की जो है वीडियो पसंद आई होगी। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक जो है तो मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।